ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार। पहले लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन के बारे में कुछ सैद्धांतिक बातों की चर्चा की। कुछ और सैद्धांतिक चर्चा हम उसके बारे में आगे भी करेंगे, पर अब की जो चर्चा होगी वो खास करके लिटरेचर के ट्रांसलेशन के बारे में होगी। मैंने पता है कि अब इस व्याख्यान में मुझे पोइट्री के यानी कि पद्य के ट्रांसलेशन के बारे में बात करनी है, और तुलनात्मक साहित्य में जो पद्य के अनुवाद होते हैं और उसकी जो कंपैरिजन होती है उसको ध्यान में रखकर हम बात करना चाहेंगे। इसलिए थोड़ी बात है ये लिटरेचर स्पेसिफिक होगी, पर मैंने बताया था कि ये बात समझने से जिनका सब्जेक्ट लिटरेचर नहीं है उनको भी ट्रांसलेशन क्या है और कठिन से कठिन ट्रांसलेशन जो है वो कैसे होता है ये समझ में आ जाएगा। तो फिर और कोई भी अनुवाद करने में उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सबसे कठिन ट्रांसलेशन के बारे में समझ सकते हो तो दूसरे जो अनुवाद है तो इसकी कंपैरिजन में बहुत ही सरल होता है। अब ट्रांसलेशन की कुछ व्याख्याएं हमने पहले लेक्चर में देखी थी, उसका महत्व भी थोड़ा बहुत हमने बात की थी। गुजराती में एक नगीनदास पारेख नामक बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने ट्रांसलेशन बहुत किया है। 100 से भी ज़्यादा किताबें उन्होंने ट्रांसलेट किया है, और बंगाली से किया है, संस्कृत में से भी किया है, अंग्रेजी में से भी किया है। गुजराती के बेस्ट ट्रांसलेटर्स जो है आज तक हुए हैं पिछले 100 साल में, उसमें अगर टॉप के ट्रांसलेटर्स की बात करनी है तो नगीनदास पारेख है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो मेरे गुरु थे। उनके पास मैं ट्रांसलेशन के बारे में और लिटरेचर के बारे में भी पढ़ा हूँ, तो मेरे वो गुरु भी थे, और उन्होंने ट्रांसलेशन के बारे में बहुत अच्छी बात की है। तो उन्होंने कहा है कि ट्रांसलेशन ये जगत के सांस्कृतिक संपर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, और वो हमारे देश की जो विचार शक्ति है, सर्जन प्रवृत्ति है, उसकी उत्तेजना करने वाला है, उसको उत्तेजित करता है, और हमारी जो दृष्टि मर्यादा है उसको विशाल करता है। तो ये ट्रांसलेशन की उन्होंने बात की है। एक पूरी किताब उन्होंने लिखी है ट्रांसलेशन के बारे में। उसमें उन्होंने कहा है कि ये पूरे विश्व की जो सांस्कृतिक चेतना है उसको आत्मसात कर और अपनी जो व्यक्तिता है उसका विकास करने के लिए ये बहुत ही उपकारक है। राल्फ राइनर वूथे नामक एक दूसरे अंग्रेजी ट्रांसलेटर हो गए, उन्होंने कहा है कि अनुवाद ये साहित्यिक कसब के सर्वोत्कृष्ट आविर्भाव है। अरे जो ट्रांसलेशन है ये साहित्यिक जो कसब है, यानी कि उसकी जो कौशल है उसका सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठतम आविर्भाव है, क्योंकि उसमें विषय वस्तु और उसकी सामग्री को दूसरी भाषा में ले जाने की प्रयास किया जाता है। जॉन कॉनिंगटन ने ट्रांसलेशन के बारे में अच्छी बात बताई है। उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन ought to endure, not only to say what his author has said, but to say it as he said it. तो उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन में एक भाषा में एक लेखक ने जो कहा है वो ही दूसरी भाषा में कहना सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पर उसने किस प्रकार से कहा है, किस रीति से कहा है, वो भी आपको दूसरी भाषा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने पहले
लेक्चर में बताया था कि शैली ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर के अंत में ऐसी एक आध दो कृति का बात लेके हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे। ट्रांसलेशन के कुछ जनरल प्रकार की बात हमने कही थी। अब उसका साहित्य में जो माध्यम है, मीडियम है, उसके आधार पे जो प्रकार होते हैं ट्रांसलेशन के, उसको तीन आधार पे डिवाइड किया जाता है। एक प्रतीक प्रकार, दूसरा भाषा प्रकार और तीसरा लेखन प्रकार। और मीनिंग यानी कि अर्थ के आधार पे जो अनुवाद होते हैं उसके 4 विभाग किया गया है। शाब्दिक अनुवाद, शब्द प्रति शब्द अनुवाद, भावानुवाद और छायानुवाद। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो अनुवाद है उसके प्रकार है। और हर एक प्रकार के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, पर थियोरेटिकल अब कम करेंगे, थोड़ी हम प्रैक्टिकल बात करेंगे जो समझ में आपको थोड़ी ज़्यादा उपयोगी होगी। तो एक भाषा की कृति को दूसरी भाषा में जब आपको ले जाना है तो वो जो भाषा में कही गई है और जो शैली में कही गई है, जो रीति में कही गई है, वो भी समझना चाहिए। और आप जानते हैं कि हर एक भाषा की प्रकृति भिन्न होती है, इसलिए एक भाषा को दूसरी भाषा में ले जाना है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगर भारतीय भाषाओं की हम बात करें, मान लीजिए, तो भारत की भाषाओं में साम्य है। जैसे कि साउथ की 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये एक दूसरे के साथ काफ़ी अंश में मिलती जुलती भाषा है। इसको हम साउथ इंडियन लैंग्वेजेस कहते हैं। नॉर्थ की जो भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है, उड़िया है, ये सब भाषाएं। तो ये सब भाषाएं आपको पता है कि संस्कृत भाषाओं में से उत्पन्न हुई है। अलबत्त साउथ की भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव है। तमिल या मलयालम भाषा या तेलुगु भाषा में भी संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलते हैं, पर उनको हम संस्कृत में से निष्पन्न भाषा शायद न भी कहें। पर ये जो नॉर्थ इंडियन भाषाएं हैं, बंगाली हो या उड़िया है या असमीज हो, एक ग्रुप की है। इधर गुजराती, राजस्थानी है, मराठी है, दूसरा ग्रुप है। और हिंदी में भी बहुत सारी भाषाएं हैं। मध्य प्रदेश की भाषा है, उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, झारखंड की है। ये भाषाएं हिंदी है, पर उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, पर ये सभी संस्कृत बेस्ड है। तो उसमें से एक भाषा में से दूसरी भाषा में करना, जैसे कि बंगाली भाषा है या हिंदी भाषा है, उसमें से गुजराती में ट्रांसलेशन करना हो, खास करके पोइट्री का, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत बेस्ड है ना। भाषा की प्रकृति में भी काफ़ी साम्य मिलेगा, समानता मिलेगी। फिर भी प्रकृति अलग है भाषा की, और इस कारण एक भाषा की कृति को दूसरी भाषा में ले जाने के लिए उसको कैसे ट्रांसलेट करना और साहित्यिक रूप से करना, ये एक चैलेंज है। अभी मैंने गुजराती के एक बहुत बड़े अनुवादक का आपको परिचय कराया, नगीनदास पारेख। बहुत सफल और उत्तम अनुवादक थे। उनके भी एक आध अनुवाद की बात हम करेंगे। एक दूसरे प्रकार के अनुवादक है, उसको बेस्ट ट्रांसलेटर नहीं कह सकते हम शायद, पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसलेटर है और साहित्यकार भी अच्छे हैं। देश भर में लोग उनको जानते हैं। उनका नाम है झवेरचंद मेघाणी, जिसको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय शायर कहा था। लिखते तो गुजराती में ही है, ट्रांसलेशन भी उन्होंने गुजराती में ही कहा है, बंगाली में से किया है, इंग्लिश में से किया है, हिंदी में से भी थोड़ा बहुत किया है। पर बहुत बड़े कवि भी है और बहुत बड़े अनुवादक भी है। श्रेष्ठ अनुवादक है कि नहीं, ये एक विवाद का विषय है। नगीनदास श्रेष्ठ अनुवादक है, उसमें कोई विवाद नहीं होगा, पर क्योंकि इन्होंने जो अनुवाद किया है वो
जिसको फ्री ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद के प्रकार में हमने छायानुवाद की, भावानुवाद की बात कही थी, और एक दूसरा प्रकार का अनुवाद भी है जिसको हम प्रतिसर्जन कहते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए ट्रांसक्रिएशन शब्द का उपयोग होता है, यानी एक भाषा की कृति को दूसरी भाषा में दूसरे रूप से, जो जैसे रूपांतर की बात हमने कही थी, उसके मिलता जुलता ये प्रकार है, बल्कि खास करके पोएट्री के अनुवाद के लिए यूज होता है प्रतिसर्जन। तो झवेरचंद मेघाणी ने, हमने कहा ऐसे ट्रांसक्रिएशन भी किए हुए हैं, और उसके ज़्यादातर अनुवाद इस श्रेणी में आते हैं। वो शब्दानुसार अनुवाद करने में विश्वास नहीं रखते थे, उनको वो पसंद ही नहीं था, पर कैसे वो ट्रांसक्रिएशन करते थे, प्रतिसर्जन करते थे, उसका उदाहरण देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है। पूरी कविता तो हम नहीं देखेंगे, हे वैशाख इस नाम की कृति है, बंगाली कृति है। उसकी एक तांजा में लेता हूँ और उसका फिर उन्होंने जो अनुवाद किया है वो हम देखेंगे। ओरिजिनल ऐसी है। छाड़ो डाक हे रुद्र वैशाख, भांग्या मध्याह्न तंद्र, जागी उठी बाहिरी द्वारे, चेरवो प्राणी शून्य दग्ध तृण दिगंतेर पारे, निस्तब्ध निर्बाक हे भैरव हे रुद्र वैशाख। तो ये बंगाली में स्टांजा है रविंद्रनाथ का। मैंने उसका पठन किया तो उसकी भाषा, उसकी जो इसको डिक्शन कहते हैं, शैली, ये भी आपके समझ में थोड़ी बहुत आ गई है। अब जो लोग आप में से गुजराती समझते हैं उनको भी समझ में आएगा, और जो गुजराती नहीं जानते उनको भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा कि उन्होंने उसका हिंदी गुजराती में अनुवाद कैसे कहा है। ये 3 शब्द जो पंक्तियाँ थी उसी का ही अनुवाद है, पर देखो डिक्शन कैसा बदल जाता है, भाव वही है, पर उनको जब गुजराती में और बंगाली गुजराती भाषा है, मैंने कहा संस्कृत मूल की भारतीय भाषा है तो भी कैसा फर्क होता है, और एक समर्थ अनुवादक उसको किस प्रकार से दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करता है, इसकी थोड़ी बहुत आपको समझ आ जाएगी। तो मैं उनका अनुवाद पढ़ता हूँ। एवी तो रणसिंगी बजाव हे रुद्र वैशाख, के मध्याह्न नितंद्रा टूटी जाए मारी, जागी उठीने हूँ बारणानी बहार निकलूं, प्राणहीन तृणहीन दिगंत ने पेले पार, निस्तब्ध ने चुपचाप निरीक्षा करूं। तो जो लोग ये दोनों भाषाओं को जानते हैं, बंगाली और गुजराती, उनको समझ में आ गया होगा कि रविंद्रनाथ की जो ओरिजिनल बात है उसको गुजराती करने में काफ़ी कुछ चेंज भी किया है मेघाणी ने। फिर भी ओरिजिनल जो भाव है उसको कहीं पर खंडित नहीं होने दिया है, उसको उन्होंने ध्यान में रखा है। कुछ चेंज भी किया है, कुछ अपनी ओर से भी उसमें उमेरण किया है, और कुछ निकाल भी दिया है, कुछ शब्द वगैरह, पर ओवरऑल जो भाव है बंगाली भाषा में वो गुजराती में आ पाया है। तो ऐसा अनुसर्जन जिसको हम गुजराती में कहते हैं, कुछ लोग उसको प्रतिसर्जन भी कहते हैं, इसमें मेघाणी माहिर थे। उसका एक दूसरा दृष्टांत भी आपको बहुत ही फेमस है, इसलिए देता हूँ। अंग्रेजी भाषा की एक बहुत ही फेमस कृति है, जो अंग्रेजी लिटरेचर वाले हैं उन्होंने तो पढ़ी ही होंगी, सुनी तो होंगी। वो है मिसिस लैकोस्टे को एक काव्य है, समबडीज डार्लिंग, बहुत फेमस काव्य है। युद्ध, और युद्ध में जो संहार होता है उसके आधार पे उन्होंने ये काव्य लिखा है। पूरा काव्य नहीं हम देखते, उसका जो आरंभ होता है जो काव्य का, उसकी प्रारंभिक 3 लाइन ही मैं पढ़ूंगा अंग्रेजी में, और उसका उन्होंने मेघाणी ने किस प्रकार गुजराती में ट्रांसलेट किया है ये देख के आप भी चकित रह जाएंगे। अद्भुत अनुवाद किया है, और अनुसर्जन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण इसको हम कह सकते हैं। ओरिजिनल लाइंस अंग्रेजी में इस प्रकार है। वार्ड ऑफ द वाइट वॉश हॉल्स where the dead and dying lay, wounded by the bayonets, shells and balls.
तो ये अंग्रेजी में ये जो समबडीज डार्लिंग है उसका स्टार्टिंग है। तो एक वार्ड में ले जाती है कवित्री हमको, मिसेस लैकोस्टे। हॉस्पिटल का एक जनरल वार्ड है जहाँ पे युद्ध मैदान में जो हताहत हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, ऐसे लोगों को लाके भर्ती किया हुआ है। और ऐसे 25-50 सैनिक, वुंडेड सैनिक है, वो पड़े हुए हैं। वार्ड कैसा है? द वार्ड ऑफ द वाइट वॉश हॉल्स, एकदम सफ़ेद दीवार है उसकी चारों ओर है। और वहाँ डेड एंड डाइंग ले, कुछ मरे हुए भी है सिपाही, ऑलरेडी मर चुके हैं, और कुछ मरण के नज़दीक है, डाइंग है, यानी मरणासन्न है। और कैसे घायल हुए? तो वुंडेड बाय द बेयोनेट्स, सेल्स एंड बॉल्स। उस जमाने की बात है जब बंदूक से, कारतूसों से युद्ध लड़ा जाता था। तो उस से जो घायल हुए है, ऐसे सैकड़ों सैनिक जिस वार्ड में है, उसकी ये बात कर रहे हैं। अब उसका अंग्रेजी मैंने पढ़ा और उसका हिंदी में भी मीनिंग समझा दिया, तो आप समझ पाएंगे। अब उसको कविता के रूप में, जो पद्यानुवाद की बात हम करना चाहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि पद्यानुवाद जब करते हैं कवि, तो ये शब्दशः मीनिंग जो मैंने कहा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन सिंपल, वो तो गद्यानुवाद हो गया। पर गद्यानुवाद कविता में नहीं चलता ना। तो कविता में काव्य तत्व जाना चाहिए, कुछ इस प्रकार की जो शैली भी आनी चाहिए। तो ये मेघाड़ी जो खुद भी कवि है और बहुत अच्छा कवि भी है और अच्छा ट्रांसलेटर भी है, वो किस प्रकार से लाते हैं। तो मैं उसका गुजराती अनुवाद पढ़ता हूँ, अब जरा सुनिए। रक्त टपकती सो झोली समरांगण थी आवे, केसर वरणी समर सेविका कोमल सेज बिछावे, घायल मरता मरता रे मातनी आजादी गावे। कोनी वनिता कोनी माता भगिनी टोळे वळती, शोणित भीना पतिसुत वीरनी रणसैया पर लड़ती, मुख थी खमा खमा करती, माथे कर मीठो धरती। अब जिन लोगों ने यह अंग्रेजी पंक्तियाँ सुनी है और समझा है, उनको समझ में आ जाएगा कि ओरिजिनल में जो बात है और ये ट्रांसलेशन है, और इसी का ही ट्रांसलेशन है। ये भी मैं आपको बताऊँ कि इन 3 पंक्तियों का ये ट्रांसलेशन है, पर उसमें तो कई बातें आ गई। ओरिजिनल जो पोइट्री है उसमें तो भगिनी और माता का कहीं पर जिक्र ही नहीं है, पर यहाँ सैनिक है और मरणासन्न सैनिक है, तो उसको देखने के लिए उनकी पत्नियां हैं, उनकी माताएं हैं, उसकी बहनें हैं, सब आ गई है हॉस्पिटल पे। पता चला कि भी हमारा जो सपूत था, हमारा जो वीर पुरुष, वो आ गया है और सही हॉस्पिटल में है। तो सब आ जाती है और देखती है और जो शोक करती है। ये सब बातें उन्होंने अपने ट्रांसलेशन में अपनी ओर से उन्होंने ऐड भी किया है। तो मैंने शुरू में कहा कि इसको बेस्ट ट्रांसलेशन इसलिए नहीं कह सकते कि ये मूल को पूर्णतः वफादार नहीं है, उनको फेथफुल नहीं है, उसमें उन्होंने कुछ अपना गांठ का भी यूज़ किया है। पर अनुवाद में अनुवादक है ऐसी थोड़ी बहुत यहाँ ज़्यादा छूट ले ली है, ये ज़्यादा छूट का अनुवाद है, भाव है। पहले जो मैंने बंगाली काव्य अनुवाद हे वैशाख का आपको सुनाया, उसमें उन्होंने कम छूट ली है, थोड़ा बहुत ही किया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो इस प्रकार के अनुवाद होते हैं। अब ये अनुवाद में ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है कि कोई भी भाषा हो, और खासकर समृद्ध भाषा की बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड की लीडिंग लैंग्वेजेस है, बेस्ट लैंग्वेजेस है, जिसमें बहुत अच्छा साहित्य का सृजन हुआ है, फिर वो संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, चाइनीज़ हो, बंगाली हो, मराठी, हिंदी हो, ये जो अच्छी अच्छी भाषाएं हैं, तो उसका जो भाषा का जो शब्दकोश होता है, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, तो वो समृद्ध होता है। और हर एक भाषा में एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए एक से ज़्यादा शब्द का प्रयोग होता है। आपको पता है, जो लिटरेचर के अध्यापक है वो तो जानते ही है कि एक ही भाव को अनुवाद करने रखने के लिए एक ही भाषा में कितने सारे शब्द होते हैं। एक हम
शब्द लेते हैं, अंग्रेजी भाषा में लेते हैं, अंग्रेजी आप सबको मालूम है इसलिए लेता हूँ, तो उसमें करेज शब्द है। अब सभी को करेज शब्द का अनुवाद क्या है, उसका मीनिंग क्या है पता है। गुजराती में उसको हिम्मत कहते हैं, करेज, तो हिम्मत शब्द गुजराती में है। अब गुजराती में ही हम देखें तो ये करेज शब्द अगर अंग्रेजी पंक्ति में आता है, कविता में, तो उसका अनुवाद करना है तो हिम्मत शब्द आप ले आएंगे। पर अंग्रेजी में करेज ये मीनिंग व्यक्त करने के लिए दूसरे भी बहुत सारे शब्द हैं, केवल एक ही नहीं है। ये करेज का भाव जो है उसको व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा में कितने शब्द हैं। तो एक शब्द है वैलोर। तो वैलोर का मतलब क्या होता है? पराक्रम, शौर्य। दूसरा शब्द है रिजोल्यूटनेस, उसका मतलब मीनिंग होता है दृढ़ता। फिर है बोल्डनेस। तो बोल्डनेस किसको बोलते हैं? तो किसी बड़े व्यक्ति के सामने बोलने के लिए जो हिम्मत चाहिए, उसको अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के सामने आपको जाके बात करनी है तो बोल्डनेस चाहिए आपको। जैसे ये अभी किसान जो भारत के हैं बता रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों के सामने जाके बात करते हैं पर झुक नहीं जाते हैं, बोल्डली बात करते हैं, बोल्डनेस बताते हैं। तो यहाँ करेज शब्द के बदले बोल्डनेस ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। फिर एक शब्द है स्पिरिट यानी जुस्सो। तो आपके पास कोई दुश्मन के सामने जाना है तो स्पिरिट होना चाहिए। फिर डेयरिंग शब्द है। तो डेयरिंग यानी साहसिक कार्य करना, इज अ डेयरिंग मैन, तो कुछ साहसिक कार्य करता है, उसके लिए डेयरिंग शब्द है। सैन्य में जो लोग होते हैं वो भी साहस करते हैं, पर उसके लिए दो और शब्द है डेयरिंग के बदले। एक है गैलेंट्री जो पराक्रम के लिए यूज होता है, दूसरा है हीरोइज्म या शौर्य के लिए होता है। शौर्य चक्र हम देते हैं ना, तो हीरोइज्म है। फिर एक ऐसा प्रकार की हिम्मत होती है जिसमें बहुत ही धीरज की, धैर्य की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है इंट्रिपिडिटी। इंट्रिपिडिटी का मतलब होता है धैर्यपूर्ण हिम्मत। और उसकी और भी अर्थ छाया व्यक्त करने के लिए दूसरा शब्द है कंटेम्प्ट ऑफ डेंजर यानी निर्भीकता। ऑडेसिटी एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है दुष्टता या बड़ास। एक है रैशनेस। रैशनेस यानी कुछ सोचे समझे बगैर का जो साहस करते हैं, उसके लिए रैशनेस शब्द है। फिर एक डैश है, डैशिंग। डिफाइन शब्द है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिलायंस है, शिवलरी है, प्रोवेस है, डिटर्मिनेशन है, मैनलीनेस, मैनहुड, प्लक, हार्ट, वर्च्यू, फोर्टिट्यूड, फर्मनेस, स्टेबिलिटी, मेटल, हार्डीहुड, नर्व, परसिवरेंस, हार्ट ऑफ ग्रेस, फेस, डेरिंग डू, हार्ट टू ओक। देखो, एक करेज शब्द और उसकी विभिन्न अर्थ छाया को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा में कितने शब्द हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे, ये तो थोड़े बहुत हमने कहे। और अगर उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना है तो उस भाषा में भी एक शब्द से काम नहीं चलेगा। तो उसकी अर्थ छाया को व्यक्त करे ऐसा बहुत ही अप्रोप्रिएट शब्द है, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो पद्यानुवाद जो होते हैं इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये चर्चा करने के लिए कुछ दृष्टांत ही लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बगैर दृष्टांत के मैं बात करूंगा तो इतने सारे शब्द और उसका अनुवाद, ठीक है। एक बेस्ट कविता, वन ऑफ द बेस्ट कविता, अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा कवि हो गया है, बहुत फेमस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप सभी ने, अंग्रेजी साहित्य वालों ने भी उनका नाम सुना होगा और दूसरे भाषा वालों ने भी उनका नाम तो सुना होगा। बहुत ही फेमस पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आपको पता भी होगा शायद कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू, उनको वो प्रिय कविता, यानी उनकी बहुत कविताएं उन्होंने पढ़ी थी ऐसा नहीं, पर उनकी एक जो कविता जो बहुत ही फेमस है,
स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, 15-20 लाइन की एक कविता है, अंग्रेजी भाषा की, अमेरिकन कवि है, उनकी ये अंग्रेजी में लिखी हुई कविता है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये कविता जवाहरलाल को पसंद थी, और वो कविता में भी उसकी जो आखिरी जो स्टांजा था, लास्ट 4 लाइन्स, बेसिकली तो 3 ही है क्योंकि एक लाइन रिपीट होती है, तो जो आखिरी 4 लाइन थी वो जवाहरलाल को बहुत ही पसंद थी। और आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि जवाहरलाल जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो 17 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। जब से हम इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र हुए, तब से लेके 1964 में जब उनका देहांत हुआ 27 मई मेरे ख्याल से, तो तब तक वो प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री तब पद पर ही तब उनका मृत्यु हुआ था। तो 17 साल तक, 1947 से लेके 64 तक वो प्रधानमंत्री रहे, नॉन स्टॉप रहे, बीच में कोई अवधान भी नहीं आया। 3 बार तो वो चुने गए थे, चौथी बार भी चुने गए होंगे। तो प्रधानमंत्री जब थे तो उनका जो पीएमओ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जहाँ पे वो टेबल पर बैठते आए थे, तो वो अपने टेबल पे उन्होंने ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस कविता की जो लास्ट 4 लाइन है, जो उनको इतनी इंस्पायरिंग थी कि वो 4 लाइन अपने हस्ताक्षर में लिख के और टेबल पे उन्होंने रखी हुई थी। तो जब भी वो बैठे तो उनके सामने वो 4 लाइन आती थी। उनके कई जगह पे नेहरू जी के बायोग्राफी की कुछ बुक्स है, उसमें आपने उनके हस्ताक्षर में ये पंक्तियाँ देखी भी होंगी। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल मैंने जहाँ पढ़ा कड़ी की हाई स्कूल में, तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा यानी एक अच्छा बड़ा फोटोग्राफ था, वो लगाया हुआ था, और वहाँ नीचे उनके ही हस्ताक्षर में ये 4 पंक्तियाँ छपी हुई थी। तो मैं स्कूल में जब 5वीं से लेके 11वीं तक 7 साल उस स्कूल में पढ़ा था, कड़ी की जवेरी हाई स्कूल में, तो हर रोज़ जब सीढ़ी पर से उतर के हम नीचे आते तो बिल्कुल सामने ये जवाहरलाल की तस्वीर टंगी हुई थी, और हम वो पंक्तियाँ पढ़ते। 5वीं कक्षा में जब हम थे तब तो हम ये पढ़ते थे। तो तब से मुझे ये पंक्तियाँ पढ़ने, अंग्रेजी भी 5वीं कक्षा से थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते थे, तो तब से हम पढ़ते थे, तो मेरे को भी वो कंठस्थ हो गई और बहुत ही मेरी भी प्रिय हो गई पंक्तियाँ। तो ये पंक्तियाँ जो है, और ये पूरा काव्य है ऐसे तो, उसका गुजराती भाषा में कई बड़े बड़े कवियों ने उसका अनुवाद किया है। और मुझे विश्वास है कि आप जो कुछ भी भाषा से, हिंदी के होंगे या दूसरी जो कुछ भाषा आपकी मदर टंग होगी, उस भाषा में भी उसका अनुवाद होगा। आप प्रयत्न करेंगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल पर से भी मिल पाएगा, क्योंकि बहुत फेमस कविता है। तो आप अगर हिंदी भाषी है, मराठी भाषी है, कन्नड़ भाषी है, तो उसमें भी इस कविता का अनुवाद तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि अत्यंत ही फेमस, विश्व की फेमस कविता है। तो उसकी 4 पंक्तियाँ हम लेते हैं, लास्ट की जो बहुत ही फेमस है, मुझे प्रिय है, आप में से भी कई लोगों को कंठस्थ होगी शायद। वो पंक्तियाँ ये है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये 4 पंक्तियाँ जो जवाहरलाल जी की प्रिय थी, जो मैंने पढ़ी। अब उसका हिंदी अनुवाद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप सभी इतना अंग्रेजी तो जानते ही है, तो इसका मीनिंग भी समझ गए होंगे। अब ये तो मीनिंग तो हुआ, वो तो गद्य अनुवाद हुआ, क्योंकि इसको समझना है तो हमको अपनी भाषा में, मातृभाषा में उसका अनुवाद करना ही पड़ता है, जो हम कर लेते हैं। ये पढ़ते हैं अंग्रेजी में, पोइट्री में, फिर भी। पर अब उसका पद्यानुवाद जब गुजराती में करना है, और बहुत बड़े कवि, मैंने कहा ना, गुजराती के दिग्गज कवि 3 तो है, निरंजन भगत, सुंदरम और हेमंत देसाई। तो अलग अलग कालखंड के बहुत बड़े कवि है। और चौथे है हरिवल्लभ भायाणी, जो बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे, व्याकरण शास्त्री थे, प्राकृत अपभ्रंश के भी बहुत बड़े विद्वान थे, और बहुत अच्छे ट्रांसलेटर थे।
तो उन्होंने भी इसका अनुवाद किया है। तो अच्छे ट्रांसलेटर थे, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर भी ये सभी का बहुत ही प्रभुत्व था। तो ये 4 पंक्तियों का इन्होंने जो अनुवाद गुजराती में किया है वो मैं पढ़ूंगा। अंग्रेजी तो आपको मैंने सुनाया, और उसमें क्या फ़र्क है ये इसका अगर थोड़ा बहुत ही भी हम चर्चा करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि अनुवाद जो है, ट्रांसलेशन है, वो कितनी मुश्किल चीज़ है, और उसमें हर एक कवि को ट्रांसलेट करने के लिए कितना सावध रहना पड़ता है। तो पहले मैं निरंजन भगत का अनुवाद पढ़ता हूँ, बहुत दिग्गज कवि गुजराती भाषा के। अभी 2-3 साल पहले ही उनका निधन हो गया है, 92 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हुआ। अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, विद्वान थे, स्कॉलर थे, पूरे दुनिया भर में घूमे थे, और गुजराती के बहुत ही अच्छे कवि, रिनाउंड पोइट, अंग्रेजी के प्राध्यापक और गुजराती के बहुत बड़े कवि। तो उन्होंने उसका गुजराती काव्य में अनुवाद किया है, मैं पढ़ता हूँ। वनो कशा मोहक श्याम घेरा, परंतु मारे वचनो य पाळवा, सुता पहला कई गाऊ कापवा, सुता पहला कई गाऊ कापवा। जो गुजराती भाषी है उनको तो समझ में आ गया होगा ये अनुवाद। उसमें मुश्किल शब्द अगर कोई होगा तो गाऊ शब्द है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, उसका उन्होंने अनुवाद किया है सुता पहला कई गाऊ कापवा। अब आजकल कल जनरेशन के जो लोग हैं आप में से, पुरानी जनरेशन के हमारे लोग हैं, उनको गाँव शब्द का मतलब मालूम है। गाँव ये माइल्स का गुजराती नहीं है। गुजराती में गाँव जो है वो ये ऐसा एक मेज़रमेंट का ही एक माप है, पर मेरे ख्याल से माइल से थोड़ा बड़ा है। एक गाँव यानी माइल नहीं कह सकते हैं, माइल से थोड़ा बड़ा ऐसा अंतर है, पर उसको गाँव कहते थे प्राचीन, आज से 25-50 साल पहले गुजरात में। आज तो वो शब्द भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अब तो माइल का भी यूज़ अब तो कम होता है, किलोमीटर ही हो जाता है। तो अब तो माइल भी आजकल की जनरेशन वालों को तो मुश्किल हो जाएगा कि क्या है, गाँव की तो बात ही छोड़िए। पर वो निरंजन भगत ने जब अनुवाद किया तब गाँव शब्द, और ये कविता है तो उसमें उसकी जो लय है, रिदम है, उसमें गाँव शब्द उनको अप्रोप्रिएट लगा, तो माइल का उन्होंने गाँव कर दिया। और बाकी तो सब है। द वुड्स आर लवली, तो उसका मोहक किया, लवली का मोहक किया, और डार्क एंड डीप है तो श्याम और घेरा, ऐसा अनुवाद उन्होंने किया। प्रोमिसेस के लिए उन्होंने वचनों शब्द दिया, वचन शब्द गुजराती में होता है। अब सुंदरम जैसा एक कवि है जो भी निरंजन भगत से भी बड़े हैं उम्र में, उसके पहले के युग में हो गए, अलबत्त बहुत ज़्यादा नहीं, पर 20-25 साल पहले हुए थे। गांधी युग के कवि है निरंजन भगत, अनु गांधी युग के कवि माने जाते हैं, बड़े दिग्गज कवि है। तो सुंदरम ने उसका जो अनुवाद किया था वो मैं पढ़ता हूँ। वो ये था, रूडा आछे वन श्या श्याम ऊंडा, किंतु मारे कंईक कंईक छे वायदा पूरवाना, ने जावाना कोश कहीं नींद पहला, ने जावाना कंईक कंईक रे कोश हा नींद पहला। मैंने कहा ना कि ये सुंदरम तो निरंजन भगत से भी करीब 20 साल बड़े हैं, तो सीनियर है। तो उस ज़माने में भी माइल के लिए गुजराती में शब्द के उन्होंने क्या पेश किया, वो गाँव नहीं किया, गाँव से भी शायद पुराना जो शब्द है गुजराती में यूज़ होता था वो कोश। तो कोश शब्द का मतलब ही कोई एक मेज़रमेंट ही है, 1 माइल से थोड़ा ज़्यादा है कि आज तो मुझे भी पता नहीं है, पर उतना होगा, उससे थोड़ा कम होगा ज़्यादा। पर गाँव और कोश एक नहीं है, दोनों का माइल का मेज़रमेंट अलग अलग है। पर माइल का माइल गुजराती कविता में ठीक नहीं लगा उनको, क्योंकि ये शब्द थोड़ा छंद वगैरह में डिक्शन में बैठ नहीं पाता, तो माइल का उन्होंने कोश कर दिया। और गुजराती के जो प्राचीन गुजरात 25-50 साल पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि कोश ये माइल के लिए यूज में आ सकता है। और उन्होंने क्या किया दूसरा, तो वन का तो वुड्स का तो उन्होंने भी, निरंजन ने भी वन किया, सुंदरम ने भी वन किया, पर प्रोमिसेस के लिए उन्होंने, निरंजन भगत ने वचन शब्द का यूज़ किया था, इन्होंने वायदा किया। वायदा
खासकर गुजराती प्रजात आपको मालूम होगा कि बिजनेस कम्युनिटी है और वायदा होता है, बिजनेस में वायदा होता है, शेयर बाज़ार में भी वायदा होता है, तो ये वायदा शब्द है। पर यहाँ पे ले आए हैं वो तो प्रॉमिस के लिए ले आए, प्रॉमिसेस, किसी को प्रॉमिस देना, इसके लिए भी वायदा, मैंने वायदा किया था। हिंदी में भी वायदा के लिए वादा शब्द है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये हिंदी की कोई बहुत बड़ी अच्छी पॉपुलर फिल्म का गीत है। तो वादा शब्द है, गुजराती में ऐसा वायदा शब्द है, ये उन्होंने यूज़ किया है। और माइल के लिए मैंने कहा ऐसे कोश शब्द का उन्होंने यूज़ किया। फिर नींद के लिए जो स्लीप, उसके लिए निरंजन भगत ने सुता पहला कहा। उन्होंने कहा, क्या कहा, तो नींद पहला, वहाँ उन्होंने सुता कहला या नींद शब्द का, नींद शब्द हिंदी में भी प्रचलित है, निद्रा शब्द संस्कृत है, उसके ऊपर से गुजराती में नींद शब्द भी यूज होता है, तो नींद लिया। अब तीसरे कवि है हेमंत देसाई। देखो इसी पंक्तियों का वो भी कविता थे, वो जो निरंजन भगत से भी यंग थे, अलबत्त अब तो वो भी नहीं रहे हेमंत देसाई, पर निरंजन भगत से छोटे थे, 10-15 साल कम उम्र होगी उनकी। तो और उसी अनु गांधी के ही कवि है, पर उसके बाद आए हुए, तो उन्होंने, और अच्छे कवि है, तो उन्होंने किया है अनुवाद। देखो वो कविता में, सोहामणी सगन आ वनराजी रोके, मारे अनेक पण धर्म बजाववा अरे, निंदे ढड़ा पूर्व जाऊं छलो जो जनो हजी, निंदे ढड़ा पूर्व जाऊं छ जो जनो हजी। तो आप गुजराती भाषी नहीं होंगे तो भी आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ उन्होंने कुछ चेंज किया है। द वुड्स है, उसके लिए वो निरंजन और सुंदरम तो वन शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हेमंत देसाई वन शब्द नहीं प्रयोग करते, वनराजी शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी वन तो आता है पर वनराजी, क्योंकि ये जो छंद उन्होंने सिलेक्ट किया है उसमें वन के बजाय वनराजी शब्द ज़्यादा उनको युक्त लगा। और लवली के लिए यहाँ पर उन्होंने सोहामणी शब्द का यूज़ किया है, और डार्क के लिए सघन शब्द का उपयोग किया है। और प्रोमिसेस का वचनों और वायदा नहीं शब्द नहीं है, यहाँ धर्म शब्द लिया है, मारे अनेक पण धर्म बजाववा अरे, तो धर्म शब्द वो ले आए हैं। तो धर्म शब्द का उपयोग भी यहाँ प्रोमिसेस के लिए हुआ है। थोड़ा मुश्किल है, धर्म का मतलब हम रिलीजियन समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। धर्म यहाँ पर, क्योंकि एक कविता की पंक्ति में उनको लगा कि ये ठीक रहेगा, धर्म बजावना यानी प्रोमिसेस कोई का पालन करना। और माइल्स के लिए उन्होंने जोजन शब्द का यूज़ किया। तो गाँव, फिर आया कोश, और यहाँ पे जोजन शब्द भी गुजराती भाषा में ये माप के लिए ही एक मेजरमेंट ही है, और इसमें किसी का भी अर्थ माइल एग्जैक्ट नहीं होता है। और ये जो अंतर है, जोजन है, गाँव है या कोश है, ये एग्जैक्ट 1 माइल नहीं है। फिर भी गुजराती में माइल शब्द का किसी ने प्रयोग नहीं किया, क्योंकि माइल शब्द गुजराती में कविता में बराबर बंद बैठता नहीं है, और थोड़ा वो प्रोजेक हो जाता है माइल अगर गुजराती में ले आए। पर माइल का इक्विवेलेंट सोचने के लिए ये सब शब्द 3 शब्द का प्रयोग तो हुआ, कोश, गाँव और जोजन। चौथा अनुवाद जो मैं हरिवल्लभ भायणी का पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैंने कहा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश और पाली के जो विद्वान थे, स्कॉलर थे, तो वो उनका जो अनुवाद है वो थोड़ा संस्कृताइज है। देखो उन्होंने ऐसा अनुवाद गुजराती में किया है, पर संस्कृत डिक्शन ले आए हैं। अरण्यानि रम्य गहन धुआंधार, पण कौल मारा अधूरा हजीय, नावे पार निरातनी निंदराना जपी रहु जाप, कापवानो हजी मारे जोजनो नो व्याप, हजी जोजनो नो व्याप हजी। तो ये पहले के 3 अनुवाद है वो छंदोबद्ध है। ये उन्होंने, भायणी साहब कवि नहीं थे, बहुत ट्रांसलेटर थे, तो उन्होंने अछांदस में उनका अनुवाद किया है। छंदोबद्ध कविता है अंग्रेजी की, पर उन्होंने अछांदस में भी अनुवाद किया है, पर पोएटिक अनुवाद है, पद्य अनुवाद तो है। और
संस्कृत डिक्शन के नज़दीक है। अरण्यानि रम्य, द वुड्स आर लवली, उसका अरण्यानि, अरण्य शब्द संस्कृत है आपको मालूम है, पर हिंदी में गुजराती में यूज़ होता है अरण्य, तो अरण्यानि रम्य। डार्क का उन्होंने गहन किया है और डीप के लिए धुआंधार शब्द का प्रयोग किया है। प्रोमिसेस के लिए यहाँ कॉल शब्द आता है, कॉल, वचन, फिर आया वायदा, फिर धर्म, और यहाँ कॉल, मैंने कॉल दिया है, कहते कॉल देना यानी वचन देना, वायदा ही देना, प्रॉमिस देना ही होता है। तो देखो ये अनुवादक है, उसको ये लगा कि नहीं यहाँ प्रॉमिस के लिए कॉल शब्द आता है, कॉल दिया है मैंने, गुजराती में यूज होता है कभी कभी। और माइल्स के लिए उन्होंने भी जोजन शब्द का ही उपयोग किया है, जो हेमंत देसाई ने किया था, पर गाँव और को शब्द नहीं किया उन्होंने, जोजन उनको ये जो डिक्शन थी उनकी अनुवाद की, उसके लिए यूज़फुल लगा। तो ये चारों कवि गुजराती के समर्थ साहित्य अनुवादक है, और ये अंग्रेजी की समर्थ कविता का जो पद्यानुवाद किया है, ये इसका थोड़ा मैंने कंपेरेटिव स्टडीज़ किया, तुलना, ये तुलना तो इसलिए होता है कि एक प्रकार से अनुवाद नहीं होता है, एक ही कृति है उसके कई प्रकार से अनुवाद किए जाते हैं, क्योंकि अनुवाद ही ये साइंस है या कला है, ऐसी चर्चा की जाती है। और आपको जो लोग मशीन अनुवाद का, कंप्यूटर के द्वारा ट्रांसलेशन का बात करेंगे, वो तो कहेंगे कि ये तो ये विज्ञान है। जब अगर आप उसको विज्ञान मानेंगे तब जाके मशीन के थ्रू भी अनुवाद हो सकेगा ना। पर अगर मशीन से अनुवाद होता तो ये 4 अनुवाद जो हमने पढ़े, इसमें ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कंप्यूटर ट्रांसलेट इसका गुजराती में करेगा तो इन 4 से अलग ही होगा, और वो गद्यानुवाद ही होगा, वो पोएटिक तो नहीं होगा। तो मशीन का जो ट्रांसलेशन होता है नॉर्मली गद्यानुवाद ही होता है, शब्दानुवाद जैसा होता है। पर पद्यानुवाद अगर करना है तो उसमें वो तो कवि का काम है, समर्थ अनुवादक है। अगर आप कवि न भी हो तो भी, जैसे कि नगीनदास पारेख हमारे कोई समर्थ कवि नहीं थे, गुजराती में उन्होंने कोई कविता वविता नहीं लिखी, पर कई कविताओं का बहुत अच्छा उन्होंने अनुवाद किया है। बाद में अगर समय मिला तो हम एक अनुवाद उनका देखेंगे। तो इस प्रकार देखें तो अनुवाद जो है वो केवल साइंस नहीं है, और आर्ट है, पर केवल आर्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर केवल आर्ट होती तो जो कवि नहीं है वो कैसे अनुवाद कर पाता, मशीन तो कर ही नहीं पाएगा। तो जो जिनकी मैंने चर्चा शुरू में की थी पहले लेक्चर में, यूजिन नीडा, जिन्होंने अनुवाद के बारे में बहुत अच्छी किताब अंग्रेजी में लिखी है, तो वहाँ वो अनुवाद के लिए एक अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ट्रांसलेशन इज़ फार मोर ए साइंस। वो यूजिन नीडा भी कहते हैं कि ये फार मोर साइंस है, ये बहुत हद तक, काफ़ी हद तक साइंस है, विज्ञान है। इट इज़ ऑल्सो ए स्किल, स्किल भी है, स्किल यानी कला नहीं पर कौशल, तो ये एक स्किल भी है। ये चारों अनुवादों ने अपनी स्किल का उपयोग किया है। एंड इन द अल्टीमेट एनालिसिस फुल्ली सेटिस्फैक्टरी ट्रांसलेशन इज ऑलवेज एन आर्ट। तो बहुत महत्वपूर्ण है अनुवाद के लिए, ये कोटेशन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, रखना चाहिए कि ट्रांसलेशन इज फार मोर ए साइंस, साइंस है, इसलिए आप में से हर कोई ट्रांसलेटर हो सकता है, क्योंकि साइंस है। उसकी जो बातें अभी मैंने कही, अगले लेक्चर में कही, और दूसरे भी रिसोर्स पर्सन आपको बताएगी, वो समझ लेंगे तो आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो इट्स साइंस, पर अच्छा ट्रांसलेशन करने के लिए आपको स्किल चाहिए। तो इट इज़ ऑल्सो ए स्किल, क्योंकि स्किल अगर आप में है अनुवाद की, तब जाके आप अच्छा अनुवाद कर पाओगे। गद्य का है, शास्त्रीय बुक का भी हो, तो भी अच्छा अनुवाद करने के लिए स्किल होनी चाहिए, और स्किल प्रैक्टिस से होती है, मुहावरे से होती है। और जितने आप अनुवाद करते जाएंगे, जितने सभानता से कॉन्शियसली करते जाएंगे, उतनी स्किल आपकी डेवलप होंगी। और बेस्ट अनुवाद जिसको कहते हैं, उत्तम अनुवाद, जिसके लिए भारत की साहित्य अकादमी हर साल ट्रांसलेटर को अनुवाद का भी पुरस्कार देती है। बेस्ट सर्जन का पुरस्कार तो नेशनल साहित्य अकादमी दिल्ली की देती है हर एक भाषा में, भारत की जो 20-25 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में बेस्ट कृति का हर साल। पर बेस्ट ट्रांसलेशन जो है बुक, उसको भी
वो पुरस्कृत करती है। तो हर साल हर एक भाषा का एक उत्तम अनुवादक जो है, अनुवाद की कृति, उसको भी ट्रांसलेशन का प्राइज़ दिया जाता है, बेस्ट ट्रांसलेटर, जो मुझे 1997 में मिला था। बंगाली की एक कविता, एक उपन्यास है अमृतस्य पुत्री, कमल दास की, और उसका जो मैंने गुजराती अनुवाद किया था, उसके लिए मुझे 1997 में, आज से 23 साल पहले, 23 ईयर्स अगो, ये बेस्ट ट्रांसलेटर का तो हर साल मिलता है और कई लोगों को मिल रहा है। पर ये बेस्ट ट्रांसलेटर आपको बनना है तो आपको समझना चाहिए कि साइंस ही नहीं है ट्रांसलेशन, स्किल भी है, और अल्टीमेटली इट्स आर्ट। अगर आर्ट जो है, कला है, ये चारों अनुवाद मैंने कहा, चारों उत्तम अनुवाद है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा की, पर अलग अलग है। कविता एक ही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, पर चारों जो अनुवाद मैंने कहा, इसके गुजराती में और भी 10-15 अनुवाद हुए हैं, पर उसकी मैंने चर्चा नहीं की क्योंकि वो बेस्ट अनुवाद नहीं थे। तो बेस्ट अनुवाद के लिए, उसके लिए आपको आर्ट भी आनी चाहिए, और वो आर्ट जैसे अभी मेघानी का मैंने उल्लेख किया तो उनके पास थी, ये कवियों के पास भी है, दो चारों गुजराती के बहुत ये माने हुए अनुवादक है, तो ये होना चाहिए। तो बेस्ट अनुवाद करने के लिए कैसे आर्ट आ जाए, तो इसके लिए हम थोड़ा दृष्टांत लेके बात करेंगे और फिर एक आध और कविता लेंगे। जैसे कि अंग्रेजी में एक वाक्य है, मैथमेटिक्स वॉज वेरी टफ सब्जेक्ट फॉर प्रेमचंद। प्रेमचंद जो हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हो गए, तो उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट था, ऐसा अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि वो उनको नहीं पसंद था और उनको आता भी नहीं था, मज़ा भी नहीं आती थी। तो मैथमेटिक्स वॉज वेरी टफ सब्जेक्ट फॉर प्रेमचंद। अब उसका गुजराती में अनुवाद करना है मानो, या हिंदी में अनुवाद करना है, तो क्या हम करेंगे? तो हम शब्दशः अनुवाद ऐसा ही होगा ना कि प्रेमचंद के लिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित शास्त्र बहुत ही कठिन विषय था, ये उसका शब्दशः अनुवाद हो गया। ये ऐसा करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल वाक्य है उसका सेंस आ जाएगी कि प्रेमचंद को के लिए बहुत ही कठिन विषय था। पर गुजराती में अगर उसको थोड़ा साहित्यिक टच देना है तो एक व्यक्ति ने उसका अनुवाद किया है कि प्रेमचंद माटे गणित गौरी शंकर हतो। अब आपको लगेगा कि वेरी टफ के लिए गौरी शंकर शब्द कहाँ से आ गया? आपको मालूम है गौरी शंकर हिमालय का एक बहुत ही उत्तुंग शिखर है, जैसे एवरेस्ट शिखर है ऐसे गौरी शंकर भी है, और गौरी शंकर शिखर सर करना है तो बहुत ही मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी पर्वतारोही गौरी शंकर ये पर्वत या एवरेस्ट पर नहीं पहुंच सकता है, उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो ये गौरी शंकर शिखर, और अंग्रेजी में शब्द है वेरी टफ सब्जेक्ट, इसका अनुवाद किया गुजराती अनुवाद में कि प्रेमचंद के लिए गणित ये गौरी शंकर था। तो ये थोड़ा क्रिएटिव अनुवाद भी हो गया। अब गुजराती भाषी है या हिंदी भाषी है, उनको गौरी शंकर क्या है पता चल जाएगा, क्या गौरी शंकर, और उसमें थोड़ा सांस्कृतिक संदर्भ भी आ गया कि गौरी और शंकर दोनों हमारे आराध्य देव देवी भी है, और हिमालय का ये उत्तुंग शिखर भी है। तो ये सब बात अनुवाद में लाने के लिए ऐसा कुछ चेंज करना पड़ता है, और ये कोई कुशल स्किल बेस्ड अनुवादक है वही कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो प्रॉमिस शब्द का यूज़ किया है, प्रॉमिस शब्द। अब गुजराती में प्रॉमिस के लिए तो शब्द सा देखे तो वचन शब्द होगा, प्रॉमिस, मैंने वचन दिया है। पर जितना भी अनुवाद हमने देखा है किसी ने वचन शब्द ना का यूज़ नहीं किया, किसी ने वायदा किया, किसी ने कॉल लिया, किसी ने उसके लिए कोई धर्म शब्द का यूज़ किया, किसी ने इसके लिए कुछ और शब्द कॉल शब्द दिया, धर्म, वचन, वायदा। देखो अब केवल वचन शब्द करते तो भी अनुवाद तो हो जाता, पर क्रिएटिव अनुवाद करना है तो कुछ न कुछ इस प्रकार का भाव लाना पड़ता है। तो ये कविता के अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण है। और जो लोग कंपैरेटिव लिटरेचर में काम करते हैं और
कंपेरेटिव लिटरेचर में तो ऐसा होता है कि एक अनुवाद है तो उसके कई अनुवाद देखने पड़ते हैं आपको और उसकी तुलना करनी पड़ती है कि कौन सा उत्तम अनुवाद है, बेस्ट अनुवाद, क्योंकि एक कृति के कई अनुवाद भी होते हैं और बहुत ही फेमस कृति हो जितनी पुरानी है तो उसके कितने सारे अनुवाद हो गए। जैसे कि रामायण है, महाभारत है, हमारे भारत के बहुत ही प्राचीनतम महाकाव्य है, विश्व के भी प्राचीनतम महाकाव्य है। इतने पुराने रामायण को तो आदि काव्य भी कहा जाता है। सबसे पहले कवि वाल्मीकि को बोला जाता है, वाल्मीकि जिन्होंने इसका सर्जन किया तो वो आदि कवि कहे जाते थे। तो आदि शब्द जो है यानी प्राचीनतम यानी 3-4 हज़ार साल ही होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। कोई कहे 3 है, कोई 2,500 है, जो भी होगा उसकी चर्चा में हम नहीं पढ़ेंगे। तब से लेकर आज तक पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व भर में लोग रामायण का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं और लोग उसका आस्वाद भी करते हैं। बहुत बड़े कथाकार हैं, गुजराती में है, हिंदी में है, हर भाषा में होंगे, वो भी रामायण की कथा कह के सुनाते हैं अपने श्रोताओं के सामने। तो कितने उसका अनुवाद हुए हैं। देखो आज तक रामायण के जो अनुवाद हुए हैं तो हर एक भाषा में, हिंदी में भी कई अनुवाद हुए हैं, जिसमें 500-600 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अनुवाद किया रामचरितमानस, ये बहुत ही फेमस अनुवाद हो गया। उससे पहले भी कंब रामायण हुई है, कहीं पे तमिल में भी उसका अनुवाद हुआ है, बंगाली में भी हुए हैं। तो हर एक भाषा में रामायण का अनुवाद, कृत्तिवास रामायण है, तो ऐसे हर भाषा में उसका अनुवाद हुआ है और आज तक होता रहा है। मैथिली शरण जी ने साकेत महाकाव्य लिखा, अब हमारे युग में ही वो तो हो गए, तो वो भी रामायण पर बेस है। दक्षिण में भी कई कवियों ने तमिल तेलुगु में आजकल में पिछले 25-50 साल में भी रामायण पर आधारित महाकाव्य काव्य का सर्जन किया हुआ है। तो रामायण दर्शनम जो कन्नड़ भाषा के बहुत फेमस है, तो ऐसी कृतियाँ है तो वो अनुवाद ही है और ओरिजिनल में से है। तो उसके साथ आप फिर उसका तुलना भी कर सकते हैं कि वाल्मीकि ने कहा, ओरिजिनल तो वाल्मीकि रामायण है, तो वो रामायण जो था उसके बाद में अध्यात्म रामायण भी लिखी गई और दूसरे भी कई, संस्कृत में भी कई रामायण लिखे गए, प्राकृत अपभ्रंश में भी लिखे गए और आधुनिक जो भारतीय भाषा है जो पिछले 1000-1200 साल के अंदर अस्तित्व में आई है, उसमें भी हर भाषा में उसके अनुवाद मिलते हैं। गुजराती में भी मिलते हैं। मध्यकाल में हमारे यहाँ रामायण के अनुवाद हुआ है, अर्वाचीन काल में भी कई लोगों ने अनुवाद किया है। तो ये सब अनुवाद जो है उसकी तुलना आप करें तो कौन सा बेस्ट अनुवाद है, उत्तम अनुवाद है, इसकी चर्चा हो सकती है और तुलनात्मक साहित्य के अभ्यास ये सब करते हैं। अब इतनी बड़ी महाकाव्य का अनुवाद की चर्चा कम नहीं करना चाहेंगे। दूसरी भी कृतियाँ हैं, जैसे कि कादम्बरी है, बाण भट्ट की एक बहुत गद्य में लिखी हुई संस्कृत में कृति पर बहुत ही सघन कृति है, उत्तम कवि, तो उसका भी हर एक भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ होगा, तो उसको अनुवाद को ओरिजिनल के साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं। और छोटी छोटी कविता लगे, आज से 1200-1300 साल पहले आदि शंकराचार्य जी हो गए, जो संस्कृत भाषा के कवि तो थे, उन्होंने जो कुछ भी सर्जन किया अपना संस्कृत में किया, पर बहुत ही फेमस हो गए और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने परिभ्रमण किया था, एक से ज़्यादा बार किया था। साउथ में पैदा हुए और उत्तर भारत में वहाँ जाके हिमालय में जाके उन्होंने अपना देह त्याग किया। 32 साल की छोटी आयु में पूरे भारतवर्ष का परिभ्रमण किया और अपनी सर्जन संस्कृत में लिखते रहे। कई कृतियाँ उनकी बहुत ही फेमस हुई है और उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर कृति है, वो है भज गोविंदम। आप में से अधिकांश लोगों ने सुनी होगी, संस्कृत जिनको नहीं आती होगी उन्होंने भी सुनी होगी, और रेडियो पर, टीवी पर, आजकल तो कंप्यूटर पर, यूट्यूब पर कई लोग, आप भज गोविंदम लिख के अगर यूट्यूब पर सर्च करें तो 25-50 आपको गाने उनकी वर्जन सुनने को मिले पड़ेंगे। कई गायकों ने उसको गाया, बड़े बड़े गायकों,
सुब्बुलक्ष्मी जैसी बड़ी गायिका है, उन्होंने भी गाया हुआ है, और दूसरे भी कई गायकों ने गाया है, संस्कृत में गाया है, उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है, अंग्रेजी में हुआ है, गुजराती में हुआ है। तो ये अनुवाद कैसे होता है ये भी आपको उसको कंपेयर करने से पता चले, और उसको एंजॉय करना है तो संस्कृत में है तो संस्कृत भाषा जो जानते हैं वो तो संस्कृत में उसको एंजॉय करेंगे। पर अगर आप संस्कृत नहीं जानते हैं और फिर भी संस्कृत में ही उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसका रसास्वाद करना चाहते हैं, तो उसका मीनिंग आपको आपकी भाषा में, जो भाषा आपको पसंद है उसमें ढूंढना चाहिए। और ये एक कृति इसलिए मैं ले रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ कि भारत की सभी भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपकी जो भी भाषा होगी उसमें उसका मूल ओरिजिनल संस्कृत भी आ जाएगा, उसका अनुवाद भी आ जाएगा। हिंदी में तो है ही, गुजराती में भी कई अनुवाद हुए हैं। और फिर ये सुने आप रेडियो पे, टीवी पर या यूट्यूब पर, और फिर अनुवाद आपके सामने है या आपको कंठस्थ हो गया, समझ में आ गया, तो कितना एंजॉय करते हैं। देखो आपको समझ में बहुत मज़ा आ जाएगा। तो बहुत बड़ी यानी 30-31 श्लोक की ये कृति है जिसको स्त्रोत्र साहित्य कहते हैं, स्तोत्र साहित्य उसकी ये शिरमौर कृतियों में से एक है, और अत्यंत ही प्रचलित है, बहुत ही उपकारक है। भारत में हजारों लोग, बल्कि मैं तो कहूँगा लाखों लोग उसका पठन भी करते होंगे, उसका श्रवण भी करते हैं, और उनको ये पसंद भी पड़ती है। तो उसकी एक दो स्टांजास लेते हैं संस्कृत में, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी तो आपको पता ही होगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सम्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करणे। ये उसका जिसको ध्रुव पंक्ति कहते हैं, ऐसा स्टांजा है। बाकी 30 पंक्ति आती है जो स्टांजा है, उसके साथ में रिपीट होता है। मैं गायक नहीं हूँ इसलिए अच्छी तरह गाया नहीं, पर आप YouTube पर सुनेंगे तो बहुत ही मधुर और सुंदर स्वर में ये आपको सुनाई पड़ेगा, और उसका अर्थ समझेंगे तो और भी मज़ा आएगा। अब उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन मेरे सामने है तो मैं पढ़ता हूँ, तो जो आप में से संस्कृत नहीं जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं उनके समझ में आ जाएगा। तो जो मैंने अभी पंक्ति पढ़ी, जो फर्स्ट स्टांजा, उसका अनुवाद ऐसे है कि सीख गोविंद सीख गोविंद सीख गोविंद ओ फूल मूड मते, मूड को फूल कहते हैं, ओ फूल व्हेन द अपॉइंटेड टाइम फॉर डिपार्चर कम्स ग्रामर रूल्स विल नॉट इंडीड सेव यू। तो डुक्कुई करने जो शब्द है, तो ये ऐसा है कि काशी में जब शंकराचार्य भगवान गए थे और वहाँ परिभ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्यार्थी होते हैं, स्कॉलर्स भी होते हैं, अध्ययन करने जाता है। तो एक वृद्ध पुरुष जो पूरे जीवन काल में संस्कृत का अध्ययन किया था, और संस्कृत यानी उसका व्याकरण का, पाणिनि के व्याकरण का अध्ययन किया था, वो पाणिनि के व्याकरण सूत्रों का पठन कर रहा था। एक वृद्ध पुरुष को उन्होंने देखा। शंकराचार्य जी तो उस टाइम पे यंग होंगे, 20-25 साल के होंगे, और वो 60, 70, 80 साल का वो वृद्ध स्कॉलर संस्कृत का, नो डाउट, पर वो डुक्रुई करने यानी वो जो उसके जो रूल्स है व्याकरण के, पाणिनि के, वो रट रहा था, और उनके आधार पे फिर उनको व्याकरण की समझ में आया। तो ये देखकर उनको लगा कि ये तो अब बूढ़ा हो गया है, मरने को है, कुछ दिनों में तो मर जाएगा, और अभी भी ये बस ये संस्कृत के सूत्र ही व्याकरण के रटता रहेगा, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? मृत्यु आएगी तो मौत कभी भी आ सकती है। कोरोना काल में तो हम देखते हैं हर रोज सैकड़ों हजारों लोग भारत में मर रहे हैं, विश्व भर में मर रहे हैं, पर नहीं था तब भी लोग, कई लोग मरते थे, हर रोज प्रतिदिन मरते थे, प्रति क्षण मरते होंगे, और मृत्यु तो होता ही है, कभी भी कभी किसी का भी आ सकता है। तो कहते हैं शंकराचार्य उनको कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इस
विद्वान को कहते हैं, स्कॉलर को कहते हैं, व्याकरण शास्त्री को कहते हैं कि ये तू तो मूर्ख है, मूढ़मती है। तो उसका इंसल्ट करना उनका उद्देश्य नहीं था, उनके प्रति उनको समभाव हुआ। कवि जो होता है वो उसके हृदय में एक करुणा होती है, एक कंपेशन होती है, तो उससे वो प्रेरित होकर उनके मुख से निकल गया कि मूर्ख लोग हैं इस दुनिया के। अब ये व्याकरण शास्त्र के लिए नहीं है, दुनिया भर के जो भी लोग हैं हम सब का उसमें समावेश हो गया, जो जीवन भर कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अपने विषय में अब कोई ना कोई विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए, कीर्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, और जितनी भी मिलती है उससे हमको संतुष्ट नहीं होते, आगे और, क्योंकि तृष्णा जो है वो तो बढ़ती ही जाती है मनुष्य मात्र की। तो ये पूरी तृष्णा का जब व्याप बढ़ जाता है तो फिर मौत जब आ जाती है, और कभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि 100 साल की उम्र में ही आएगी। कोरोना में हमने देखा है कि 90 साल का या 80 साल का या 70 साल का आदमी मर गया, ऐसा नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि 60 प्लस के जो लोग हैं वो के लिए मरने का चांसेस बढ़ गया है, पर 20-25 साल का, 30-40 साल के लोग भी मर रहे हैं। और वृद्ध तो जल्दी मर जाएंगे, अगर कोरोना हो गया या कोई दूसरी बीमारी होगी, हार्ट अटैक आ गया, तो वृद्ध पुरुष के लिए मरना तो बहुत ही, तो अब वृद्ध हो गया है, मृत्यु नज़दीक आई है, दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तब जाके भी तुम्हारी आशा तृष्णा का क्षय नहीं हुआ और केवल बस उसके ही पीछे लगा रहा है। तो ये सब जो तुम्हारी संपत्ति है, जो सिद्धियाँ है, जो तुम्हारी कीर्ति है, कुछ भी मृत्यु जब आ जाएगी तो तुम्हें बचा नहीं पाएगा, उसमें कोई बचा नहीं पाता। मृत्यु आ जाती है तो वो आती है तो केवल परम तत्व है, भगवान है जिसको हम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, यानी हमको सदगति देखते हैं। मौत तो आएगी है, जो जन्म लेते हैं भगवान उनका भी मौत तो आती है, पर अच्छी तरह से मौत आए और आपको कोई अफसोस न हो और जीवन की सार्थकता हो। तो उसके लिए भगवान की उपासना करो, प्रार्थना करो, भक्ति करो। ये एक बहुत बड़े विद्वान जो थे, जो बहुत ही बड़े स्कॉलर थे और ब्रह्मज्ञानी थे, जो ज्ञान को ही जीवन का सर्वोच्च रहस्य कहते थे और कहते थे कि ज्ञान से ही मनुष्य की मुक्ति होती है, वो शंकराचार्य इसमें कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो उनको भी लगा कि नहीं, केवल ज्ञान से भी नहीं चलेगा, ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए, या भक्ति ज्ञान मूलक होनी चाहिए, भक्ति और ज्ञान का समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति से करने से काम चलेगा। वो तो कहते थे कि भक्ति भावपूर्वक अगर आप ज्ञान की भी उपासना करते हैं और ज्ञान में निष्ठा रखते हैं, तब जाके आपकी मुक्ति या मोक्ष या निर्वाण, लिबरेशन हो सकता है। तो ये कविता है भज गोविंदम भज गोविंदम। या उन्होंने तो बहुत सारे स्तोत्र लिखे हैं, उन्होंने निर्वाण षटक भी किया है, और 6 श्लोक का ही वो तो षटक है। आप में से कई लोग उसका रटन करते होंगे, पढ़ते भी होंगे, बहुत फेमस वो भी है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र बुद्धे न च ज्ञान नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ये उनका बहुत फेमस दूसरा पद है, जो भी भारत भर में, बल्कि कहूँ का विश्व भर में प्रचलित है। तो उसका भी लोग पठन करते हैं। न च प्राण संज्ञो न पंचानिला में न वा सप्त धातुर न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ऐसी जो कुछ भी कृतियाँ होती है, संस्कृत भाषा में हो या कोई दूसरी भाषा में, जैसे कि बाइबल है तो अंग्रेजी में है, पर वो भी प्राचीन काल की अंग्रेजी है, क्योंकि यीशु क्रिस्त को हो गए भी 2000 साल हो गए, 2020 साल हो गए, तो उस समय की जो अंग्रेजी होगी उसमें है, तो वो ओरिजिनल बाइबल है। अगर आज के अंग्रेजी भाषकों को भी सुनना है, समझना है, तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होना चाहिए। और बाकी भाषाओं में के लोग हैं, अगर वो क्राइस्ट को और उनके उपदेश को समझना चाहते हैं, तो उस भाषा में उसका ट्रांसलेशन किया होना चाहिए। तो ऐसे
1000, 2000, 3000 साल पुराना जो कुछ भी ज्ञान है, विज्ञान है, उसको भी अगर आज के समय में हमको पाना है तो ट्रांसलेशन इज़ द ओनली उपयोगी टूल है और उसकी जो मदद चाहिए। अब ट्रांसलेशन की एक दूसरी उपयोगिता खास करके लिटरेचर के लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये क्या है। आप सभी को पता है, आप लिटरेचर के नहीं होंगे उनको भी पता है कि 1900 के करीब जो नोबेल प्राइज़ शुरू हुआ, आज तो उसको 120 साल हो गए। हर साल हर एक भाषा में से कोई भी उत्तम साहित्य कृति को, केवल साहित्य में नहीं, साहित्य में भी दिया जाता है, फिर पीस के लिए भी दिया जाता है, और साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी 4-5 विधाओं में वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। पर हम यहाँ लिटरेचर की बात करेंगे तो लिटरेचर में भी कोई भी भाषा में लिखा हुआ लिटरेचर, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में लिखा हुआ ना, भारत विश्व की जो भाषा है उसमें किसी भी भाषा में लिखा बेस्ट लिटरेचर है अगर, तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। 1900 से शुरू हुआ और 120 साल, अभी इसी साल भी नोबेल प्राइज़ एक अमेरिकन लेडी को ही मिला है, तो लुई ग्लुक करके एक कवयित्री है जो अभी जिंदा है, अंग्रेजी में लिखती है, तो उसको इस साल का नोबेल प्राइज़ मिला है। और आपको सबको मालूम है कि भारत में से केवल एक ही साहित्यकार को 1913 में, यानी आज से 107 साल पहले ये नोबेल प्राइज़ मिला था, वो था रविंद्रनाथ टैगोर, और उनकी जिस कृति के लिए दिया गया उसका नाम है गीतांजलि, आपको भी सभी को मालूम है। पर आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, यानी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरे जीवन भर, वो 80 साल तक जिए थे, 80 साल और 3 महीने का उनका आयुष्य था, तो इतने साल तक वो जिए और 10-15 साल की उम्र से उन्होंने साहित्य सर्जन शुरू किया था लिखने का, तो करीब 60-65 साल तक उन्होंने साहित्य सर्जन किया, 6 से 7 दशक तक। पर वो बंगाली में ही लिखते थे, उनकी मदर टंग मातृभाषा बंगाली थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे ऐसा नहीं, जानते थे, दूसरी भाषाएं भी जानते थे, हिंदी भी जानते भी होंगे, गुजराती भी थोड़ी बहुत जानते होंगे, पर उन्होंने लिखा अपनी मातृभाषा, क्योंकि उत्तम साहित्य का सर्जन मातृभाषा में ही हो सकता है। मैंने अभी बताया था निरंजन भगत के बारे में कि वो अंग्रेजी के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत अच्छे अध्यापक, गुजराती में वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स ऑफ इंग्लिश जिसको कहा जाए वो थे निरंजन भगत, मास्टर ही थी उनकी अंग्रेजी पर उन्होंने सर्जन किया गुजराती में, क्योंकि वो जानते थे कि मदर टंग में ही उत्तम साहित्य का सर्जन, और इसलिए गुजराती में लिखा, इसलिए गुजराती के श्रेष्ठ साहित्यकार बन गए। अगर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा होता तो शायद सी ग्रेड कवि के रूप में उनका नाम होगा, पर ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वो नहीं जानते थे, उन्होंने ही अपनी कविता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी के कई कवियों के कविता का गुजराती में भी अनुवाद किया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरा साहित्य अपना बंगाली में लिखा था, तो गीतांजलि भी उन्होंने लिखी थी तो बंगाली में ही, और 1910 के आसपास 10 में वो पब्लिश हुई थी बंगाली में। करीब 150 के आसपास उनके काव्य गीत थे, वो गीतांजलि में पब्लिश हुए थे, और 2012 तक वो बंगाली में ही पॉपुलर थी। पॉपुलर भी नहीं थी ऐसे तो, बंगाली में जो जिनको कविता में रस था वो लोग वो पढ़ते थे, पर उनके जो दोस्त थे रविंद्रनाथ के, उनके करीबी थे, उसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट भी थे, बहुत ही फेमस जो साइंटिस्ट हो गए वो भी उनके मित्र थे। बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेकानंद की जो शिष्या थी भगिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, वो भी उनके फ्रेंड थे, और दूसरे भी कई बड़े कवि थे, कोई चित्रकार थे, कोई संगीतकार थे, बहुत बड़े उनके फ्रेंड्स थे। तो वो लोग सब उनको बोलते थे कि आप अच्छा लिखते हैं, बंगाली में इतने बड़े साहित्यकार हैं, पर आपकी जो कीर्ति है वो दुनिया भर में क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आप बंगाली में लिखते हैं, तो आपको उनको ट्रांसलेट करना चाहिए। रविंद्रनाथ बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ये भी आपको बताओ, पर अंग्रेजी में पढ़े थे, अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़े थे ऐसा कहे तो चले, और उनके पिता ने उनको इंग्लैंड में भी भेजा था पढ़ने के लिए, वहाँ 1.5 साल करीब वो पढ़कर आए थे, कोई डिग्री लेकर नहीं आए थे, पर अंग्रेजी तो सीख गए थे और अच्छी आती थी, तो ही कैन ट्रांसलेट।
तो उनको लगा था, बट उनको मज़ा नहीं आता था। फिर उन्होंने अपने जो मित्र वगैरह थे उनको ही कहा, भगिनी निवेदिता को कहा, दूसरे दो उनके मित्र उनको भी कहा कि आप मेरी कृतियों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। तो भगिनी निवेदिता ने, फिर दूसरे कुछ अनुवादक थे, उन्होंने उनकी कविता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन और उनकी शॉर्ट स्टोरीज का ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में पब्लिश किया, और उसके कारण पूरे विश्व में उनके नाम जाने गए कि हाँ, ये रविंद्रनाथ टैगोर कोई भारत में बंगाली में लिखने वाला कवि है, कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो उनका पता था। फिर 1912 में वो इंग्लैंड जा रहे थे घूमने के लिए और बीमार पड़ गए, तो उनका जाने का कैंसिल हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि आपको प्रॉब्लम है बहुत ही, तो आपको 2-4 महीने आराम करना चाहिए, कुछ श्रम जिसको पड़े ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो आराम करने के लिए, वो तो बहुत बड़े ज़मींदार थे, जागीरदार थे, कोलकाता में रहते थे, पर कोलकाता में उनको लगा कि मुझे आराम नहीं मिलेगा, तो वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पद्मा नदी के किनारे पर शिलाईदह नामक एक छोटा सा गांव था, जहाँ पे उनकी ज़मीन वगैरह थी, जागीर थी, वहाँ पे वो चले गए, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छा लगता था, और वहाँ जाके आराम करने लगे नदी, पद्मा नदी और उसके किनारे पे, और कुछ श्रम श्राद्ध काम नहीं करना था। तो अपनी जो कविताएं थी उसको इन्होंने फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू किया, अंग्रेजी उनको आती थी, तो अपनी ये जो गीतांजलि की कविताएं है, 150 कविताएं थी, उसमें से 50-55 कविताएं ली, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। उनके और भी काव्य संग्रह बंगाली में पब्लिश हुए थे, नैवेद्य है ऐसा, और सांध्य संगीत, प्रातः संगीत, ऐसे कई उनके काव्य संग्रह पब्लिश हुए थे। तो उसमें से भी कुछ गीत उन्होंने पसंद किए करीब, और उनका भी उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने लगे। तो वहाँ 2-3-4 महीने वो उन्होंने आराम किया, तब तक उसमें से कई का अनुवाद किया, और जब तबीयत उनकी ठीक हो गई तो फिर वो चले गए। उस जमाने में हवाई जहाज़ तो नहीं था, तो स्टीमर में जाने का था, तो उसमें जहाज़ में बैठ के, स्टीमर में बैठ के वो इंग्लैंड जाने लगे। और वो भी आजकल तो 8-10 घंटे में पहुंच जाते हैं इंग्लैंड, तो वहाँ पहुंचने में भी महीना 1.5 महीने का टाइम लगता था उस टाइम दरियाई मार्ग से, तो इतने समय तक जाने का था। तो वो अपनी नोटबुक अपने पास में ही रखी थी उन्होंने, और वहाँ भी 1-1.5 महीना जो उनको लगा मुसाफरी में, उसके दरमियान भी उन्होंने अपनी कविताओं का अनुवाद किया, और भी कुछ ज्वाइन कर गए, और वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद जो उनका एक मित्र था रोदेनस्टाइन, जो बहुत बड़ा चित्रकार और शिल्पी था, पर कलकत्ता आया था तब उनको मिला था, और उनको कहा था कि वहाँ आओ तो मुझे मिलना। वो भी कहा था कि तुम्हारी कविता भी लेके आना, तो कविता जाके उन्होंने रोदेनस्टाइन को दे दी। रोदेनस्टाइन ने पढ़ी, उस ज़माने में वो जेरोक्स की सिस्टम तो नहीं थी, पर टाइपराइटर आ गया था, तो उन्होंने अपने टाइपराइटर को दी, और उसके 3-4 उनको कॉपियाँ तैयार की टाइपराइटर। और फिर उन्होंने दूसरे कवियों, जो उनके रोदेनस्टाइन के फेमस उस टाइम के कवि थे, जिसमें ऑडेन वगैरह थे और दूसरे भी थोड़े कवि थे, तो कवियों को उन्होंने पढ़ने के लिए दे दी कि आप पढ़ो और आपका नहीं। फिर उन सभी को उन्होंने बुलाया अपने घर पे, और रविंद्रनाथ को भी बुलाया। रविंद्रनाथ को कहा कि कविता का आप पाठ करें। अंग्रेजी में उन्होंने कविता का पठन किया। 40-50 साहित्यकार लोग थे, उसमें से 10-15 कवि भी थे, बाकी भी साहित्य में रस धराने वाले। उन्होंने वो सुना, सब लोग बहुत ही प्रभावित हो गए उनकी अंग्रेजी कविताओं से। और फिर उनको लगा कि ये जो हो रहा है अनुवाद कैसा है, उनको रिएक्शन जानना था। तो उस दिन तो सब सुना और चले गए लोग, पर दूसरे दिन उनके ऊपर फ़ोन आने लगे, और वहाँ का जो अखबार था उसमें भी वो छपने लगा कि एक बहुत बड़ा भारतीय कवि है और उसने अच्छी कविताएं लिखी है। तो अनेक जगह पे उनकी चर्चा होने लगी। तो ये उन्होंने अनुवाद किया था अपनी कविताओं का, करीबन 100-103 कविताओं का। तो सब लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ा कवि है। देखो, अगर वो बंगाली में वहाँ जाके पढ़ते, कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि सब अंग्रेजी भाषी थे। पर जब अंग्रेजी में खुद ने ट्रांसलेट करके उनका ट्रांसलेशन पढ़ा, तो पता चला कि ये बहुत बड़ा कवि है। और बंगाली और अंग्रेजी तो साव भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, फिर भी ये अनुवाद से भी इतनी कीर्ति मिली। और फिर वो
पुस्तक के रूप में प्रकट हो गया अंग्रेजी में, गीतांजलि नाम से उन्होंने प्रकट किया। ओरिजिनल में 150 के करीब कविताएं थी, जिसमें से तो केवल 50 ही उन्होंने ली थी, बाकी 100 तो दूसरी कविताओं संग्रह की थी, पर सभी को उन्होंने अंग्रेजी में गीतांजलि नाम दिया। 103 कविताओं का संग्रह पब्लिश हुआ और इतना पॉपुलर हो गया कि एक साल में उसकी कई आवृत्ति हो गई, एडिशंस हो गई। और 2013 में जब नोबेल प्राइज़ के लिए कमेटी बैठी तो वहाँ के जो बहुत दिग्गज कवियों थे, जिनका नाम वहाँ पे नोबेल प्राइज़ के लिए चर्चा में था, उनमें से किसी एक ने कहा कि रविंद्रनाथ का नाम भी विचारना चाहिए क्योंकि वो भी अच्छा कवि है। और ये काव्य संग्रह जब सभी को अंग्रेजी में मिला तो लोगों को लगा कि नहीं, इसी को ही देना चाहिए, भारत में से किसी को देना है। उस टाइम तो पूरे एशिया खंड में से किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था, पर लगा कि नहीं, इनको देना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को ये दिया गया। और हम जानते, रेस इज़ द हिस्ट्री, और पूरे विश्व में वो ख्यात हो गए, विख्यात हो गए। भारत में भी ये नोबेल प्राइज़ उनको मिला, तभी बंगाल के बाद पूरे भारत भर में उनकी ख्याति हो गई। और ये अंग्रेजी में उन्होंने जब किया था अनुवाद, उसके बेस पर भारत की सभी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन होने लगा। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि सभी भारतीय भाषाओं में इस गीतांजलि के अनुवाद है, यानी आपकी जो कुछ भी मदर टंग है उसमें आपको मिलेंगे। थोड़े साल पहले जब रविंद्रनाथ को 150 साल हुए तो साहित्य अकादमी ने दिल्ली में एक 3 दिन का सेमिनार का आयोजन किया था रविंद्रनाथ के साहित्य पर। पूरे भारतवर्ष के विद्वान लोग आए थे। गुजरात में से मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला था। तो हर एक को अपनी भाषा में रविंद्र साहित्य का कैसे अनुवाद किया उसके ऊपर बारे में बोलना था। तो मैंने जब सुना, मैं गुजराती भाषा में उनके साहित्य का करीबन 90% से ज़्यादा उनका साहित्य गुजराती में आज अवेलेबल है। उनकी सभी मेजर कृतियाँ हैं और कई कृतियों के तो 1 से ज़्यादा अनुवाद है। तो गुजराती भाषा में ये गीतांजलि के भी, मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि 1 दर्जन से ज़्यादा, यानी मोर देन 1 डजन काव्य अनुवाद हुए हैं। कुछ ने पद्यानुवाद भी किया है, किसी ने गद्यानुवाद किया है, पर अनुवाद हुए हैं। ज़्यादातर लोगों ने अंग्रेजी में से किया है और 2-3 लोगों ने, जैसे में से एक नगीनदास पारेख भी थे और दूसरा मैं भी था, जिन्होंने ओरिजिनल बंगाली में से गुजराती में पद्य में अनुवाद करने का भी प्रयास किया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि हिंदी में उसके 40-45 अनुवाद हुए हैं। मुझे लगा कि साउथ में तो बहुत अनुवाद नहीं हो गया, पर कर्नाटक से जो लेडी आई थी, जो मेरी परिचित थी, मृणालिनी, उसने जब उसका पेपर पर्चा पढ़ा तो मुझे पता चला कि कन्नड़ भाषा में भी उसके 40 से ज़्यादा अनुवाद हुए हैं। यानी गुजराती से ज़्यादा तो कन्नड़ भाषा में गीतांजलि के अनुवाद हुए हैं। तो ऐसी ये समृद्ध कृति है। पूरे विश्व साहित्य में भारत की पिछले 200 साल की या 500 साल की भी गिनो जो कुछ साहित्य सर्जन हुआ है, उसमें से सबसे पहले रिकॉग्नाइज हुई है अगर कोई कृति है तो वो गीतांजलि है। और वे कैसे हुई, क्यों हुई? क्योंकि उसका अनुवाद हुआ। अगर वो अनुवाद नहीं किया होता रविंद्रनाथ ने तो उनको नोबेल प्राइज़ भी नहीं मिलता, न पूरे भारत या विश्व के लोग उनको जानते। तो ये अनुवाद का कितना बड़ा प्रभाव है। मैंने जिसका गुजराती में अनुवाद किया, जिसके लिए मुझे अकादमी अवार्ड मिला अनुवाद का, बेस्ट ट्रांसलेटर का, वो भी बंगाली की में अंग्रेजी साहित्य की एक प्राध्यापिका थी, कमल दास, और उनकी वो पहली किताब थी अमृतस्य पुत्री, जो उनकी उपन्यास थी वो पहली थी बंगाली में, वो बंगाली में लिखी थी, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल गया। पर अवार्ड मिला तो दुनिया भारत भर में लोगों को पता चला कि ये बंगाली की एक उत्तम उपन्यासकार है, पर कृति तो बंगाली में थी। तो फिर उन्होंने अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन किया, डॉटर ऑफ इमॉर्टैलिटी इस नाम से उन्होंने किया, और फिर उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ। मैंने उसका बंगाली में से डायरेक्ट गुजराती में अनुवाद किया था। तो इसलिए गुजरात के सब लोगों को भी पता चला कि बंगाली में इस प्रकार की एक उपन्यास नवल कथा लिखी गई है। तो इस प्रकार देश दुनिया की जो सीमाएं है उसको लांघ कर जाने के लिए अनुवाद महत्वपूर्ण है। मेरी इच्छा तो थी कि ये जो गीतांजलि है, जिसके गुजराती में 15-20 अनुवाद हुए हैं, तो उनकी एक आध काव्य कृति लेके वो अनुवाद की मैं चर्चा करता, पर अभी मेरे पास समय नहीं है उसके लिए। अगर कई
एक और लेक्चर देने का होगा तो उसकी चर्चा कर पाएंगे, पर न करें तो भी आप अगर गीतांजलि अंग्रेजी में तो ऑनलाइन अवेलेबल है, बंगाली में भी अवेलेबल है, हिंदी में और सभी भाषाओं में। अगर आप वो चर्चा देखना चाहें तो 2-3 भाषाओं में जो आप जानते हैं उस भाषा में कोई भी एक कविता का अनुवाद कैसे हुआ है वो देखें, और अपनी जो भाषा है उसमें उसके एक से ज़्यादा अनुवाद है उसकी भी अगर आप चर्चा करेंगे यानी उसकी तपास करेंगे इसको, तो आप एक को उत्तम अनुवादक बनने में ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि अनुवाद जो है वो केवल साइंस नहीं है, वो केवल कौशल नहीं है, वो कला भी है। तो कला अगर उसको बनानी है तो आपको उत्तम अनुवादक होना चाहिए। और पद्य का अनुवाद बनने के लिए तो बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी बहुत ही उत्तम कृतियाँ और उनके उत्तम अनुवादों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके आप उत्तम अनुवादक बन पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप जो ये कोर्स कर रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग खास करके जो लिटरेचर वाले हो तो सभी अनुवाद कार्य में भी प्रवृत्त हो। अपनी भाषा में, अपनी जो भी मातृभाषा है उसमें आप जो दूसरी भाषा जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी है और जो कोई भी, उसमें से आप अनुवाद कीजिए। आपकी मातृभाषा की जो उत्तम कृति है, अगर आप अंग्रेजी हिंदी जानते हैं तो उसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्योंकि अगर गुजराती भाषा की कोई उत्तम कृति है तो अगर उसका हिंदी और अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद नहीं होगा तो भारत भर के या विश्व भर के लोग नहीं जान पाएंगे। गुजराती में जो ज्ञानपीठ पर जो नोबेल प्राइज़ तो रविंद्रनाथ के बाद किसी को नहीं मिला और आज तक नहीं मिला, 120 साल के बाद हो गया तभी। तो भारत के फिर साहित्य भारतीय ज्ञानपीठ ने फिर सोचा कि नहीं, भारत की हर एक भाषा में उत्तम सर्जन हो रहा है तो उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो उन्होंने करीब 1965 के आसपास में भारतीय ज्ञानपीठ ने ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की, और भारत की सभी भाषाओं में जो मान्य 20-25 भाषा है उसमें जो उत्तम कृति होती है, अतः उत्तम साहित्यकार होते हैं, उनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हर साल दिया जाता है, जो हमारे देश का नोबेल प्राइज़ जैसा ही है। तो और वो जिनको मिलता है उनकी कृतियों का भी भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद होता है। पर पहले अगर कोई गुजराती कवि है या कन्नड़ या तमिल कवि है तो उनको ये कैसे मिलेगा? जैसे कि 65 में ये शुरू हुआ तो पहला पुरस्कार मलयालम भाषा के कवि जी शंकर कुरुप को मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनका जो काव्य संग्रह था जो मलयालम में था, ओटक कुशल, उनका हिंदी में बांसुरी नाम से अनुवाद हुआ था, अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन हुआ था और वो पब्लिश हुआ था। तो वो देखकर फिर भारत भर के विद्वानों को और ज्ञानपीठ की जो पुरस्कार तय करने वाली कमिटी थी उनको लगा कि ये बहुत बड़ा कवि है मलयालम का, तो उनको ये पुरस्कार देना चाहिए। दूसरे ही साल ये पुरस्कार गुजराती के कवि उमाशंकर जोशी को मिला और कन्नड़ के पुट्टप्पा जी को मिला। तो दोनों के लिए बीच में वो उसका समान रूप से बंटवारा हुआ था, क्योंकि एक साथ लोगों को लगे कि दोनों कवि एक साथ देने योग्य है। पर उमाशंकर जोशी गुजराती में लिखते थे, पुट्टप्पा जी कन्नड़ में लिखते थे, पर उनका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद अवेलेबल था, इसलिए ये दो कवियों को भी मिला। पुट्टप्पा जी ने रामायण दर्शनम काव्य लिखा है जिसके ऊपर ही उनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये संस्कृत का कन्नड़ में आज के युग में आज के एक बहुत बड़े कवि ने कैसे अनुवाद किया है, तो कन्नड़ भाषी जो लोग हैं ये इसकी तुलना कर सकते हैं। और इसे प्रकार से अनुवाद की चर्चा करके और उनका अध्ययन करेंगे तब जाके आप उत्तम अनुवादक बन पाएंगे। पर अगर उत्तम अनुवादक न भी बन पाए तो काम चलाओ जो अनुवाद, जैसा कि हम लोग करते हैं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ तो भी मेरी बात को हिंदी में रखता हूँ, कोई बहुत अच्छी हिंदी भाषा नहीं है मेरी, पर काम चल जाता है। तो आप भी इस प्रकार से किसी भी साहित्य कृति को अपनी भाषा में काम चलाओ रूप में ट्रांसलेट कर पाएंगे तो आप उसका आस्वाद ले पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी ये भज गोविंदम कहा या निर्वाण षटक कहा, तो संस्कृत की उत्तम कृति है, अपनी भाषा में अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे और हुआ ही है उसका अध्ययन करेंगे तो उसका आस्वाद लेने में आपको उपयोगी होगा। जो दूसरे विद्या के लोग ये कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कॉमर्स के हो या सोशल साइंसेज, तो वो लोग अपनी विद्या जो है उसमें इस अनुवाद का उपयोग करके और अपनी ज्ञान की जो शक्ति है उसको बढ़ाने में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके लिए अनुवाद करें तो अच्छा है, ना करें तो अनुवाद का उपयोग करें, दूसरों ने किया है बेस्ट अनुवाद उसका भी अध्ययन करें तो भी उनको फ़ायदा होगा।
इतनी बात के बाद मेरा जो दूसरा लेक्चर है उसका भी मैं समापन करता हूँ, और आप सब लोग इस अनुवाद के कार्यशाला से, इस वर्कशॉप से अपनी क्षमता को बढ़ाए, और जो अध्यापक तो आप सब है, पर उत्तम अध्यापक बने, श्रेष्ठ अध्यापक बने, ऐसी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।